नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स यानी दुर्लभ मृदा चुंबकों की। सुनने में शायद ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगें, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये छोटी छोटी चीजें हमारी आज की दुनिया को चला रही हैं। आपके फोन से लेकर लड़ाकू विमानों तक और हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक। सही कहा। सवाल ये है कि ये हैं क्या, क्यों इतने जरूरी हैं और क्यों चीन के हालिया फैसलों ने मतलब भारत और अमेरिका जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, तकनीकी रिपोर्ट्स हैं, ताज़ा खबरें हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस भी है। तो चलिए इन सब में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन सारे स्रोतों से वो जानकारी निकालें जो सबसे अहम है। हम समझेंगे कि ये चुंबक बनते कैसे हैं, इनका बाजार कौन कंट्रोल करता है और हाँ, चीन के जो नए नियम आए हैं उनका हमारी सप्लाई चेन पर मतलब आपूर्ति श्रृंखला पर क्या असर पड़ रहा है और कितना। तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये रेयर अर्थ या दुर्लभ मृदा आखिर हैं क्या भला, और क्या ये सच में दुर्लभ है जैसा कि नाम से लगता है? देखिए, रेयर अर्थ असल में पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के 17 खास धातुओं का एक समूह है। लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं इन्हें। और जब इन तत्वों से चुंबक बनाए जाते हैं तो उन्हें ही रेयर अर्थ मैग्नेट कहते हैं। अच्छा, लेकिन मजेदार बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी लिखा है, कि ये तत्व असल में उतने दुर्लभ नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है। पृथ्वी की ऊपरी परत में ये टिन या जिंक जितनी मात्रा में ही पाई जाते हैं। तो फिर ये दुर्लभ क्यों कहलाते हैं? ये नाम कुछ मतलब भ्रामक सा लगता है। हाँ, ये नाम थोड़ा भ्रामक जरूर है, सही कह रहे हैं आप। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खदानों में एक जगह पर मतलब बड़ी मात्रा में केंद्रित नहीं मिलते। ये अक्सर दूसरे खनिजों के साथ बिखरे हुए मिले जुले पाए जाते हैं। अच्छा। तो इन्हें अलग करना, शुद्ध करना, ये एक बहुत ही जटिल, खर्चीला और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह काम है। इसी वजह से दुनिया में गिनती की ही जगह हैं जहां इनका बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण और उत्पादन होता है। और इन्हें निकालने की प्रक्रिया भी काफी पेचीदा बताई जाती है, मतलब मुश्किल। हाँ, बिल्कुल। इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नाम की एक विधि इस्तेमाल होती है। सोचिए जैसे किसी मिश्रण से एक खास चीज को बार बार छान कर अलग करना हो। इसमें कई रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन हर बार में बहुत थोड़ी सी ही शुद्धि हो पाती है। ओह। इसीलिए इस प्रक्रिया को हजारों बार दोहराना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी धीमी है, इसमें ऊर्जा बहुत लगती है और भारी मात्रा में रासायनिक कचरा भी पैदा होता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स कौन से हैं फिर? मुख्य रूप से दो तरह के हैं। एक तो नियोडेम आयरन बोरॉन, जिसे NdFeB कहते हैं। NdFeB? हाँ, और दूसरा समैरियम कोबाल्ट यानी SmCO। ये आज तक खोजे गए सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट है। अच्छा। हाँ, आपके घर के फ्रिज पर जो सामान्य चुंबक लगते हैं ना, उनसे ये कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें भी हैं, शायद आपने कहा था। हाँ है, ये काफी भंगुर होते हैं, मतलब ब्रिटल, आसानी से टूट सकते हैं। ओह। हाँ, और इनमें जंग लगने का खतरा भी रहता है। इसीलिए इन पर अक्सर निकल जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है उन्हें बचाने के लिए। अच्छा। ताकत के मामले में तो नियोडिमियम वाले सबसे आगे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तापमान पर काम लेना हो, हाई टेम्परेचर पर, तो समैरियम कोबाल्ट वाले बेहतर टिकते हैं। इन चुंबकों को बनाना इतना जटिल और महंगा है, तो सवाल उठता है कि कौन सा देश है जिसने इस प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली है। और हमारे स्रोत तो मतलब एक ही नाम की तरफ इशारा करते हैं, चीन। हाँ, आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, चीन के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उसकी वैश्विक सप्लाई चेन पर लगभग एकाधिकार की कहानी कहते हैं। आप देखिए, दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ माइनिंग मतलब खनन चीन में होता है। 70%? हाँ, फिर उन्हें अलग करने और प्रोसेस करने का 90% काम भी वही करता है। 90%? और आखिर में दुनिया के लगभग 93% रेयर अर्थ मैग्नेट भी चीन ही बनाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक रणनीतिक तुरुप का पत्ता है उसके हाथ में। क्या कोई और देश इसके आसपास भी है, मतलब तुलना में? अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जरूर है, लेकिन चीन के सालाना करीब 1,40,000 मीट्रिक टन उत्पादन के सामने अमेरिका का उत्पादन महज 38,000 मीट्रिक टन है। बहुत बड़ा फर्क है ये तो। हाँ,
ये उसकी कैलिफोर्निया की माउंटेन पास खदान से आता है और वियतनाम और ब्राजील जैसे देश तो सिर्फ 1000 मीट्रिक टन के आसपास ही उत्पादन करते हैं, तो फासला बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और लगता है चीन अब इस दबदबे का इस्तेमाल भी कर रहा है। हाल में कुछ बड़ी प्रतिबंधों की खबरें आई हैं, है ना? कालने और अलग करने की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसके निर्यात पर रोक लगा दी। फिर अप्रैल 2025 में जब अमेरिका ने कुछ चीनी सामानों पर टैरिफ लगाए थे, उसके जवाब में चीन ने 7 महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया था। इनमें समीरियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम जैसे भारी रेयर अर्थ शामिल थे। और अब अक्टूबर 2025 में ये नियम और भी सख्त हो गए हैं। कुछ FDPR जैसा नियम सुना है मैंने। हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम है, एकदम लेटेस्ट। चीन ने अब अमेरिका के फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यानी FDPR जैसा ही एक नियम लागू कर दिया है। अमेरिका ये नियम सेमीकंडक्टर तकनीक के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए भारत या अमेरिका की, कोई चुंबक बनाती है और उसमें 0.1%, सिर्फ 0.1% से भी ज्यादा चीन में बने भारी रेयर अर्थ तत्व इस्तेमाल हुए हैं, सिर्फ 0.1%? हाँ, या फिर उसे बनाने में चीनी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, तो उस कंपनी को वो चुंबक दुनिया में कहीं भी बेचने से पहले चीन सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अरे बाप रे। और ये नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाला है। बाप रे, इसका असर तो बहुत बहुत गहरा होगा फिर। 0.1% तो मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत गहरा, बिल्कुल। खासकर सैन्य इस्तेमाल के लिए तो लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है। अच्छा। इसके अलावा जो एडवांस्ड तकनीकें हैं, जैसे 14 नैनोमीटर से छोटे साइज के सेमीकंडक्टर या अगली पीढ़ी की मेमोरी चिप्स या चिप बनाने वाली मशीनें, इनमें इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ के निर्यात के लिए हर अर्जी की अलग से बारीकी से जांच होगी। कंपनियों को बताना होगा कि फाइनल खरीदार कौन है, तकनीकी जानकारी देनी होगी और ये भी बताना होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। और ये सिर्फ सामान बेचने पे भी रोक नहीं है, कुछ और भी है? नहीं, एक और बड़ा कदम है। चीनी नागरिकों पर भी रोक लगा दी गई है। अच्छा। हाँ, वे अब बिना सरकारी इजाजत के विदेश में रेयर अर्थ से जुड़ी किसी भी परियोजना में काम नहीं कर सकते, न ही कोई तकनीकी मदद दे सकते हैं, चाहे वो खोज हो, खनन हो, प्रोसेसिंग हो या चुंबक बनाना। ओहो। ये साफ तौर पर चीन की अपनी तकनीक और विशेषज्ञता को देश के अंदर ही रखने की कोशिश है। तो चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? जाहिर है ये अमेरिका के प्रतिबंधों का जवाब लगता है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी इसके पीछे? देखिए, वजहें कई हो सकती हैं। जैसा कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय का बयान है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो शायद ये अमेरिका के साथ होने वाली व्यापार वार्ताओं में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक तरीका हो सकता। दूसरा, ये अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी बढ़त बनाए रखने की भी कोशिश है। जाहिर है चीन ये पक्का करना चाहता है कि उसकी रेयर अर्थ सप्लाई चेन और तकनीक पर उसका नियंत्रण बना रहे। वो किसी और को इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहता। चीन के इन कदमों की गूंज तो जाहिर है पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और भारत पर भी इसका असर साफ दिख रहा है, खासकर तब जब भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज को लेकर इतने बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। बिल्कुल, भारत अपनी रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा वो आयात से ही पूरा करता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2025 में ही भारत ने करीब 770 टन रेयर अर्थ मैग्नेट आयात किए थे। कीमत थी लगभग 306 करोड़ रुपए। 870 टन? हाँ, और ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर जो BLDC या PMSM तकनीक पर चलती हैं। तो क्या चीन के नए नियमों से भारत का ईवी सपना वो खतरे में पड़ सकता है? खतरा तो बहुत बड़ा है। खबरों के मुताबिक पिछले 2 महीनों से इन मैग्नेट का आयात लगभग रुका हुआ है। 2 महीने से? हाँ, भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ यानी सायम, उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो गाड़ियों का उत्पादन ठप हो सकता है। अरे! और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात नहीं है, हमारी सामान्य पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में भी, जैसे गियर बदलने का सिस्टम है, पहियों के सेंसर हैं, स्पीडोमीटर, स्पीकर, कई जगहों पर ये चुंबक लगते हैं। हाँ, सही कहा। इनके अलावा एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। और अब ये आयात करना भी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, मतलब प्रक्रिया जटिल हो गई है? हाँ, प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है। अब भारतीय कंपनियों को पहले एक एंड यूजर सर्टिफिकेट यानी EUC देना होता है,
मतलब ये साबित करना होता है कि वे इन मैग्नेट का इस्तेमाल किस लिए करेंगे। अच्छा। फिर उसे भारत सरकार के अधिकारियों से प्रमाणित करवाना होता है और उसके बाद चीन के दूतावास से मंजूरी लेनी पड़ती है। बाप रे, इतना सब कुछ। हाँ, और सुनने में आया है कि कई अर्जियां भारतीय स्तर पर पास होने के बाद भी चीनी मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई हैं। इसका सीधा मतलब है कि लागत बढ़ेगी, चीजें महंगी होंगी। निश्चित रूप से अनुमान है कि लागत 8% तक बढ़ सकती है। 8%? हाँ, और जाहिर है कंपनियां ये बोझ ग्राहकों पर डालने की कोशिश करेंगी। तो इसका सबसे ज्यादा असर शायद सस्ते दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पड़ेगा, क्योंकि वहां ग्राहक कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं ना। बिल्कुल। कंपनियों का मुनाफा, मार्जिन जिसे कहते हैं, वो भी 0.5% से 1% तक कम हो सकता है। तो भारत सरकार और यहाँ की इंडस्ट्री क्या कर रही है इस बारे में? कुछ हो रहा है? सरकार कोशिश कर रही है कि चीन के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत करके कोई हल निकाला जाए। CIM ने सरकार से इस मुद्दे को उठाया है और ऐसी भी खबरें हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोग शायद बातचीत के लिए बीजिंग जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। भारत के पास तो खुद रेयर अर्थ का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है, करीब 6.9 मिलियन मीट्रिक टन। फिर हम इतने निर्भर क्यों हैं चीन पर? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। भंडार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम उत्पादन में बहुत पीछे हैं। हमारा उत्पादन दुनिया की सप्लाई का 1% भी नहीं है। 2024 में सिर्फ 2,900 मीट्रिक टन था। सिर्फ इतना? हाँ, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दशकों तक भारत में रेयर अर्थ निकालने का काम मुख्य रूप से सरकारी कंपनी आयरिल ही करती थी। आयरिल, हाँ। और उनका ज्यादा ध्यान परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी खनिज जैसे मोनाजाइट रेत से थोरियम निकालने पर था। प्राइवेट कंपनियों को इस क्षेत्र में आने की इजाजत बहुत बाद में मिली। ओह, ये बात है। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में खनन से लेकर प्रोसेसिंग, फिर तत्वों को अलग करने और उनसे चुंबक बनाने तक वो पूरी घरेलू सप्लाई चेन कभी विकसित ही नहीं हो पाई। अब इसे बनाने में कई साल लगेंगे और बहुत सारा निवेश भी लगेगा। हालांकि अब भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों का हिस्सा बन रहा है और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों को भी शामिल करने के लिए नियम बदल रहा है। तो उम्मीद है कि स्थिति सुधरेगी। अच्छा, अब देखते हैं कि इन सब का अमेरिका पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर उनके डिफेंस सेक्टर पर। वहां तो चिंता और भी ज्यादा गहरी लग रही है मुझे। हाँ, अमेरिका के लिए ये बहुत बहुत गंभीर स्थिति है। आप देखिए, F-35 फाइटर जेट, वर्जीनिया और कोलंबिया क्लास की पनडुब्बियां, टॉमाहॉक मिसाइलें, रडार सिस्टम, प्रेडेटर ड्रोन, JDAM स्मार्ट बम, इन सभी अत्याधुनिक हथियारों में रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। बाप रे, सब में? हाँ, लगभग सब में। और अमेरिका पहले ही इन सिस्टम्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपनी सैन्य सामग्री बनाने की क्षमता अमेरिका से 5-6 गुना तेजी से बढ़ा रहा है। 5 से 6 गुना? हाँ, तो चीन के ये नए प्रतिबंध, खासकर सैन्य इस्तेमाल के लिए लाइसेंस से सीधा इनकार, ये अमेरिका की इस चुनौती को और बढ़ाएंगे ही। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो अमेरिका की तकनीकी ताकत का आधार है, उस पर भी असर होगा। ब्रीच चिप्स बनाने के लिए रेयर अर्थ जरूरी है। चीन का नया नियम इनकी सप्लाई को प्रभावित करेगा, जिससे अमेरिकी तकनीकी बढ़त को सीधी चुनौती मिलेगी। जैसा हमने बात की, इन तकनीकों से जुड़े निर्यात आवेदनों की अब केस बाय केस समीक्षा होगी। इसमें वक्त लगेगा और अनिश्चितता बढ़ेगी। तो अमेरिका हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा होगा? जाहिर है, वे अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ ठोस कदम उठाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। एक मुख्य कंपनी है MP मटेरियल्स। MP मटेरियल्स, हाँ। उसके पास कैलिफोर्निया में माउंटेन पास नाम की खदान है, जो अमेरिका की एकमात्र चालू रेयर अर्थ खदान है। हाल ही में जुलाई 2025 में अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जा रहा है, उसने इस कंपनी में $400 मिलियन का बड़ा निवेश किया है। $400 मिलियन? हाँ, जिससे सरकार इसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। अच्छा। इतना ही नहीं, सरकार ने कंपनी को NdPr ऑक्साइड के लिए 10 साल तक न्यूनतम $110 प्रति किलोग्राम कीमत की गारंटी दी है। अच्छा। और भारी रेयर अर्थ को अलग करने की क्षमता बनाने के लिए $150 मिलियन का कर्ज भी दिया है। अच्छा, तो क्या MP मटेरियल्स अब सिर्फ खनन ही नहीं कर रही,
चुंबक भी बना रही है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है उनकी तरफ से। उन्होंने हाल ही में फोर्ट वर्थ, टेक्सास में इंडिपेंडेंस नाम की एक नई फैक्ट्री खोली है। इंडिपेंडेंस? हाँ, वहाँ नियोडिमियम मैग्नेट का उत्पादन परीक्षण के तौर पर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआती क्षमता सालाना 1000 टन होगी और वे जनरल मोटर्स मतलब जीएम जैसी कंपनियों को सप्लाई करेंगे। इसके अलावा एमपी मटेरियल्स एक और बड़ी फैक्ट्री 10X फैसिलिटी बनाने की योजना बना रही है, जिसका सारा उत्पादन खरीदने के लिए रक्षा विभाग ने 10 साल का समझौता भी किया है। वाह! क्या अमेरिका में और भी कंपनियां इस दौड़ में शामिल हो रही हैं? हाँ, कुछ और नाम भी हैं। टेक्सास की एक कंपनी है नोवियन मैग्नेटिक्स। नोवियन मैग्नेटिक्स। हाँ, वो अभी अमेरिका की इकलौती कंपनी है जो व्यावसायिक स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट बनाती है और ये रिसाइकलिंग पर भी जोर दे रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनी लाइनस रेयर अर्थ्स के साथ मिलकर अमेरिका में सप्लाई चेन बनाने के लिए समझौता किया है। अच्छा। फिर एक जर्मन कंपनी है वैक्यूम श्मेल्स, उसकी अमेरिकी शाखा है ईवैक मैग्नेटिक्स। वो साउथ कैरोलिना में $500 मिलियन की लागत से एक बड़ा प्लांट लगा रही है। 500 मिलियन? हाँ, इसमें सरकार का भी 100 मिलियन से ज्यादा का निवेश है। ये प्लांट भी जीएम को सप्लाई करेगा और 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि एक और कंपनी थी क्वाड्रेंट मैग्नेटिक्स, उसकी केंटकी परियोजना चीनी जासूसी के आरोपों के चलते विवादों में आ गई थी। ओह, ये सब कोशिशें तो ठीक है, लेकिन चीन की भीमकाय उत्पादन के सामने ये कितनी कारगर होंगी? आपने बताया था चीन सालाना 2,40,000 टन नियोडिमियम मैग्नेट बनाता है। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। चीन की स्थापित क्षमता जल्द ही 5 लाख टन सालाना तक पहुंच सकती है। 5 लाख टन? हाँ, उसके सामने एमपी मटेरियल्स की शुरुआती 1000 टन क्षमता बहुत छोटी लगती है ना? बिल्कुल। और एक बुनियादी बात यह भी है कि नियोडिमियम मैग्नेट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी धातु है NdPr ऑक्साइड, उसका 97% उत्पादन आज भी चीन ही करता है। 97%? हाँ, इसीलिए जापान और यूरोप के चुंबक बनाने वाले भी चीन पर ही निर्भर है पूरी तरह से। तो इसका मतलब है कि कीमतें भी शायद कम ही रहेंगी, क्योंकि चीन के पास इतनी सप्लाई है, वो बाजार को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, पूरी संभावना है। चीन की भारी क्षमता और जरूरत से ज्यादा उत्पादन के कारण कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा विभाग को शायद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मित्र देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूके से महंगे दाम पर सप्लाई लेनी पड़े। नए कानून में इन देशों को घरेलू स्रोत जैसा दर्जा देने की बात भी है। अच्छा। जैसे देशों के रास्ते मंगाने के तरीके ढूंढ लेती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो क्या इन रेयर अर्थ मैग्नेट का कोई विकल्प नहीं है? मतलब क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता? कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन उनमें अपनी सीमाएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं। जैसे कि स्विच रिलक्टेंस मोटर्स होती हैं। स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर्स? हाँ, इनमें चुंबक नहीं लगते। कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसका इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन ये रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटरों जितनी शक्तिशाली या कुशल मतलब एफिशिएंट नहीं होती। दूसरा विकल्प है फेराइट मैग्नेट का इस्तेमाल करना। वो सस्ते होते हैं लेकिन बहुत कमजोर होते हैं, तो उतनी ही ताकत पाने के लिए मोटर का आकार बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। अच्छा, ऐसे में रिसाइकलिंग कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? मतलब पुराने उपकरणों से इन कीमती धातुओं को वापस निकालना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा। पुरानी या बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोटरें वगैरह, उनसे निकाले गए मैग्नेट, जिन्हें एंड ऑफ लाइफ मैग्नेट कहते हैं, वो रेयर अर्थ का एक बड़ा वैकल्पिक स्रोत बन सकते हैं। सच में? हाँ, एक अनुमान है कि 2045 तक ऐसे दोबारा इस्तेमाल किए गए स्रोतों से हर साल $1.2 बिलियन कीमत के रेयर अर्थ हासिल किए जा सकते हैं। $1 अरब से ज्यादा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन पुराने मैग्नेट में अक्सर नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम जैसे जरूरी रेयर अर्थ की मात्रा खदान से निकले कच्चे अयस्क से भी ज्यादा होती है, करीब 33% तक। वाह, ये तो कमाल है। तो ये रिसाइकलिंग की कैसे जाती है? क्या तरीके हैं? 2 मुख्य तरीके उभर रहे हैं अभी। एक है लॉन्ग लूप प्रक्रिया। लॉन्ग लूप को सीधे प्रोसेस करके बिना पूरी तरह अलग किए नई चुंबक बनाने लायक सामग्री तैयार की जाती है। नोवियन मैग्नेटिक्स और यूके की हाइप्रोमैग ये तरीका अपना रही हैं। अच्छा। माना जाता है कि शॉर्ट लूप प्रक्रिया में ऊर्जा और रसायन कम लगते हैं। अनुमान है कि 2024 में शॉर्ट लूप तरीकों से करीब 195 टन मैग्नेट रिसाइकिल किए जाएंगे। लेकिन रिसाइकलिंग में भी अपनी चुनौतियां होंगी, है ना? आसान तो नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है शुरुआत में बिजनेस मॉडल बनाना।
रिसाइकलिंग कंपनियों को लगातार भरोसेमंद तरीके से पर्याप्त मात्रा में पुराने मैग्नेट मिलने चाहिए, तभी उनका काम फायदेमंद हो सकता है। हाँ, सप्लाई चाहिए लगातार। बिल्कुल। अभी इतनी मात्रा में पुराने मैग्नेट मिलना मुश्किल है। इसीलिए कई लॉन्ग लूप कंपनियां अभी खदानों से निकलने वाले कचरे मतलब टेलिंग्स या छोटी खदानों से मिलने वाले कम गुणवत्ता वाले अयस्क को भी प्रोसेस कर रही हैं। तो फिर भविष्य किस दिशा में जा रहा है? क्या हम चीन पर निर्भरता कम कर पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, भविष्य विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन में है। कोई भी देश अकेला चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसे देश मिलकर सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP इसी का एक उदाहरण है। हाँ, MSP। हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच $8.5 बिलियन का एक बड़ा खनिज समझौता हुआ है। इसका मकसद रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई बढ़ाना है। अच्छा। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नई तकनीकें और रिसाइकलिंग पर बढ़ता जोर, ये सब मिलकर चीन पर निर्भरता धीरे धीरे कम करने में मदद करेंगे। लेकिन ये एक लंबी दौड़ है, इसमें वक्त लगेगा, रातों रात कुछ नहीं बदलेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि रेयर अर्थ मैग्नेट भले ही दिखने में छोटे हों, लेकिन हमारी आधुनिक तकनीक, खासकर ग्रीन एनर्जी और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इनकी अहमियत बहुत बड़ी है। हमने देखा कि कैसे चीन ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है और अब वो इसका इस्तेमाल एक तरह से भू राजनीतिक और आर्थिक दबदबे के लिए कर रहा है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि भारत और अमेरिका जैसे देश इस एक तरफा निर्भरता के खतरों को अब गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों ही देश अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने और सप्लाई के नए स्रोत खोजने के लिए कमर कस रहे हैं। अमेरिका में MP मटेरियल्स, नोवियन जैसी कंपनियां आगे आ रही हैं। हाँ। तो भारत भी अपने विशाल भंडार का इस्तेमाल करने और पूरी सप्लाई चेन देश में ही बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। रिसाइकलिंग और बिना मैग्नेट वाली मोटर तकनीकें भविष्य में जरूर अपनी भूमिका निभाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, चीन पर निर्भरता रातों रात खत्म होने वाली नहीं है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जिस तरह आज हम रेयर अर्थ पर अपनी निर्भरता को लेकर इतने चिंतित हैं और देख रहे हैं कि कैसे एक देश का नियंत्रण पूरी दुनिया को हिला सकता है, क्या हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी और भी अनदेखी नाजुक कड़ियां या निर्भरताएं छिपी हो सकती हैं जिनके बारे में हमें अभी ठीक से अंदाजा भी नहीं है, और जो भविष्य में इसी तरह के बड़े संकट खड़े कर सकती हैं? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।